92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है देहरादून एक्सप्रेस और इसको लिखा है सम्राट चक्रवर्ती ने। परसों एक शादी अटेंड करके हम देहरादून एक्सप्रेस से मुंबई लौट रहे थे। अच्छा, एक मिनट, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दे दें, ठीक रहेगा नहीं? हम हैं शंभुनाथ दुबे, उम्र 32, कद 5 फुट 1.5 इंच, रंग गेहुआ से 2 शेड नीचे, तहसील अम्बेडकर नगर, जिला याद शहर। स्पेशल नोट, नाक के ऊपर गोल्ड के साइज का मस्सा। हाँ, तो पहली बार हम एसी से ट्रैवल कर रहे थे और साथ में 2 लेडीज भी थीं, हमारी कलीग अनीता मैडम और संजना जी। वैसे हमारी धुकधुकी का एक कारण और भी था। ट्रेन में चढ़ते हुए हम बस खुद से बोले, नर्वसाओ नहीं शंभू, यू कैन विन। और कंपार्टमेंट में घुसते ही टेंशन टैं बोल गया, हेलो, ये तो स्लीपर जैसा ही है, खाली 2 पर्दे ना ज्यादा हैं और खिड़की खुलता नहीं है, बस यही तो अंतर है। फिर तो हमारा जन्मजात कॉन्फिडेंस झट से लौट आया। हमने जेब से टिकट ऐसे निकाली जैसे पूरी ट्रेन हमारी बपावती हो। अनीता मैडम, ये वाला अपर बर्थ हमारा है। ये कहते कहते हम पीछे मुड़े। अनीता मैडम नदारद अभी तो यहीं थी। इससे पहले कि हम दाएं बाएं गर्दन घुमाएं, ऊपर से आवाज आई, मैं यहां हूं। मैडम ऑलरेडी अपर बर्थ पे चढ़ चुकी थी। चढ़ क्या चुकी थी? चादर वादर बिछा के, तकिया फुला के ऑलमोस्ट लेट चुकी थी। संजना जी से हमने कहा, खिड़की वाली सीट आपके लिए संजू जी, बैठी ना। वो बोली, थैंक यू। हम बोले, फॉर माई प्लेजर। वो हंस पड़ी। हाय, जिंदगी में हमारी 2 ही कमजोरी थी, पहली अंग्रेजी और दूसरी संजू जी। हम जगह बना के उन्हीं के बगल में बैठ गए। सामने एक अंकल, आंटी और उनकी बेटी बैठी थी। बाएं साइड लोअर पे एक बूढ़ी अम्मा और साइड अपर में कोट पैंट पहने अधेड़ उम्र के एक सज्जन थे। गले में अलग अलग लंबाई की 4 सोने की चेन और हाथ की 10 उंगलियों में कुल 9 अंगूठियों से हमने अनुमान लगा लिया कि या तो ये बिजनेसमैन होंगे और या फिर म्यूजिक डायरेक्टर और या फिर दोनों। खैर, भारतीय रेल यात्रा में जैसा अक्सर होता है, थोड़ी जान पहचान बातचीत के बाद सामने वाली महिला मतलब पंत आंटी ने हमसे पूछा, बेटा देहरादून ही घर है? जवाब बस हाँ या ना में दिया जा सकता था, लेकिन उस दिन मूड दूसरा था। पहले हम सीट पे पालथी मार के बैठ गए, बोतल निकाल के पानी पी, फिर एक लंबी सांस खींच के बोलना शुरू किया। उस ट्रेन में किसी को कोई जल्दी नहीं थी। देहरादून से मुंबई तक 88 मतलब 88 स्टेशन थे और वक्त लगना था 42 यानी 42 घंटे। सो आसपास बैठे यात्री मूंगफली दालमोठ के साथ मजबूरन हमारी कहानी का भी मजा लेने लगे। हमने कहा, नहीं आंटी, रहने वाले तो हम याद शहर के हैं। आजकल काम के सिलसिले में मुंबई को घर बना रखा है। एक्चुअली अभी हम मसूरी से लौट रहे हैं बास की शादी अटेंड करके। और क्या शादी थी! मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी के टॉप पे गोल 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 चढ़ाई चढ़ के आलीशान पंडाल। हमने भी तय किया आंटी कि हम भी बिल्कुल ऐसे ही शादी करेंगे, किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ के, कि आधे रिश्तेदार मेहमान सांस फूलने की वजह से आखिर तक चढ़ ना पाए। एक दादी अम्मा जो किसी तरह ऊपर पहुंच गई थी बास की शादी में, बोली, बेटा ऊपर वाले के इतना करीब हम आज से पहले कभी नहीं महसूस किए। तभी हमारा दायां गुर्दा झंझना उठा। छाती सहलाते हुए मुड़े तो समझ में आया संजना ने हमें कोहनी मारी थी। दर्द से बिचके हुए चेहरे पर भी हमने हंसी लाने की भरसक कोशिश की तो संजना बोली, बबून की तरह दांत मत फाड़ो, उधर देखो। उसने लाबी की ओर इशारा किया। सामने देखते ही हमारी दुखदुखी शुरू हो गई। हाथ में रिजर्वेशन चार्ट लिए साक्षात टीटी साहब खड़े थे और हमारे साथ की दोनों महिलाएं थीं बेटिकट। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
टीटी साहब कुछ दूर पर ही खड़े थे, पर उनकी नजर अब तक हम पे नहीं पड़ी थी। हमने संजना से कहा, आप धीरे से बाथरूम की ओर खिसक लीजिए। वो उठ के जाने लगी तो हमने उसे अपना मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, फोन साथ में रखिए, टीटी को निपटा के हम अभी आपको मिस कॉल देते हैं। उधर संजना जी निकली, इधर टीटी साहब हमारी तरफ मुड़े और हाथ बढ़ा दिया। 50-55 के बुजुर्ग थके हारे व्यक्ति थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने कभी उनको सीरियसली नहीं लिया। हम उनको अपनी टिकट पकड़ाते हुए उठ खड़े हुए। प्लान सिंपल था, उनको ऐसे भटका देना था कि असली मुद्दे पर ध्यान आना जाए। हमने कहा, सर सुना है तत्काल रिजर्वेशन बंद होने वाला है। आप जैसे जानकार, अनुभवी, दूरदर्शी आदमी के मुंह से सुन ले तो भरोसा हो जाए। टीटी साहब की आंखों में थोड़ी देर के लिए ही सही चमक तो आ गई, पर उसके बाद तत्काल रिजर्वेशन पे 5,500 शब्दों का निबंध जो उन्होंने हमको सुनाया, उस ज्ञान की तत्काल तो हमें कतई आवश्यकता नहीं थी। खैर बला टली। टीटी साहब टिकट विकट देखकर निकल लिए। उनके पीछे पीछे एसी डब्बे के 2 अटेंडेंट वहां से गुजरे। पहला गुटखा चबाते हुए दूसरे से बोला, भाई किस्मत वाले ही देहरादून एक्सप्रेस पर सफर कर सकते हैं। हम आंटी की तरफ मुड़ के बोले, बात तो उनकी सही है, आपको पता है हम कैसे ये ट्रेन आज पकड़े हैं? आंटी अपने पति और बेटी को केला छील के दे रही थी। बड़ा सुखी लग रहा था ये पंत परिवार। सुलझी हुई आंटी, रिटायर्ड शांत अंकल और उनकी बेटी रुचि, जिसका इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अभी अभी मुंबई में प्लेसमेंट हुआ था। खैर जैसे ही हमारी ऑडियंस केला वेला खा के कहानी सुनने को तैयार हुई, हम दोबारा चालू हो गए। हाँ आंटी, तो हुआ यूं कि शादी तो थी मसूरी में, तो हमने 100 रुपए दे के केटरिंग वाले को पटा लिया था कि भैया हम 3 लोग हैं, सुबह देहरादून स्टेशन छोड़ देना। एक्चुअली में हुआ ये कि हमारे 2 और साथी रुद्र प्रताप और उनकी बहन चंचल रिसेप्शन के तुरंत बाद मुंबई लौटने की जगह अपने घर अल्मोड़ा निकल लिए। हम बेचारे इन लेडीज के चक्कर में फंस गए। तभी आंटी ने हमें हाथ दिखाया, ट्रैफिक हवलदार जैसे दिखाता ना, बस वैसे ही। हमको ब्रेक मारना पड़ा। उम्र कितनी है तुम्हारी? शादी नहीं हुई? साथ में ये 2 लड़कियां कौन है? आंटी ने कई सवाल एक साथ दाग दिए। हमने पीछे से जवाब देना ठीक समझा। साथ में कहां है? एक तो तब से ऊपर लेटी है और दूसरी, अरे भगवान, दूसरी तो बाथरूम में हमारे मिस कॉल का इंतजार कर रही है। हम झट से उठ के बाथरूम की ओर भागे। पीछे से आंटी की आवाज आई, अरे जब पेट इतना खराब है तो तब से मूंगफली काहे फांक रहे हो? बाहर आके क्या देखते हैं कि दरवाजे के पास खड़ी होके मोहतरमा किसी से फोन पे बतियाने में लगी हैं। जरूर अकाउंट वाला राजीव रस्तोगी होगा, मुठमुंडा कहीं का। बीज हम बोएं, खाद पानी हम करें और फल खाए पड़ोसी। रस्तोगी, आस्तीन के सांप, हमारा ही कलेजा मिला था लौटने को। रुक बेटा, मुंबई पहुंचते तेरी खबर लेते हम। खुद को भी लताड़ने का मन कर रहा था। और पकड़ा मोबाइल, साथ रखिए फोन, हम मिस कॉल देंगे और भुगताओ। दिल पे पत्थर रख के हम अपनी सीट की ओर मुड़े ही थे कि किसी ने पीछे से पुकारा, सर 1 सेकंड। अटेंडेंट था। बेसिन में उसने गुटखा थूका, फिर एक और पैकेट मुंह में उड़ेल के बोला, हजरत निजामुद्दीन से दूसरा टीटी चढ़ेगा। उसको पता लग गया कि मैडमों के नाम चार्ट पर नहीं है तो आपके लिए बहुत पंगा हो जाएगा, है ना सर? लीजिए, अभी आसमान से ठीक से गिरे भी नहीं थे कि पता चल गया नीचे तो खजूर बाहें फैलाए पहले ही खड़ा है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। एक तो हम इस बात से हैरान थे कि उस अटेंडेंट को पता कैसे चला कि हमारे साथ की महिलाएं बेटिकट थीं, और दूसरा उसका धमकाने का अंदाज इतना प्यारा था। कुछ देर हम उसको निहारते रहे। हमारे मन की बात वो जैसे ताड़ गया था। बोला, 3,000 सैलरी है सर, ऊपर से कई पैसेंजर रेलवे को अपने पिताजी की संपत्ति मान के जाते आते तौलिया चादर उठा ले जाते हैं, तो उसका भी हमें हक भरना पड़ता है। ऐसे में हम आप जैसे लोगों के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा सर? हमने कहा, तो टीटी से बचने का उपाय भी आप ही बताएंगे ना? अब आपको फुल पैकेज डील देंगे सर, टीटी से मुक्ति प्लस
रात में सोने को बर्थ प्लस लंच डिनर का इंतजाम। इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है ना? हमने पूछा कितने में? उसने हाथ छाप दिखाकर ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे 500 तो रिजर्व बैंक का जारी किया हुआ स्टैंडर्ड रेट है। 5 नहीं 3। हम बोले नहीं सर, इसमें टीटी का सबका हिस्सा है ना। आखिर में 400 के नोट उसकी जेब में खोस के हमने कहा संभाल लेना। वो जाने लगा तो हमने पूछा भाई तुम जैसे महात्मा का नाम जाने बिना नहीं रहा जा रहा। वो गुटका थूक के हंस के बोला सर युधिष्ठिर। और हाँ सर, वेज नॉन वेज पहले बता दीजिएगा, खाने का बिल लास्ट में अलग से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, युधिष्ठिर ने कम से कम संजना और ऑफिस वाले रस्तोगी वाले टेंशन से तो हमारा ध्यान बिल्कुल भटका दिया था। हम सीट पे आए और वापस गपियाने में मशगूल हो गए। सामने वाली पंत आंटी जिज्ञासु टाइप महिला थी और अब तक उसी सवाल पे अटकी थी। कौन लगती है ये तुम्हारी? अरे कलीग है आंटी, ऊपर वाली अनीता मैडम है, बास की मुंह बोली साली, उनसे तो हम दूर ही रहते हैं। और दूसरी वाली माय ड्रीम गर्ल संजना, इसी की वजह से तो हम रुक गए थे। एक्चुअली मुंबई से हम सब लोग साथ ही आए थे अपने कादर साहब की शादी में। फादर की शादी में? तुम अपने फादर की शादी में गए थे? बात को बीच में ही काट के अंकल चीखे। अरे फादर नहीं अंकल, कादर, मिस्टर कादर अहमद हमारे बास हैं। आंटी बोली तुम्हारे अंकल थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। फिर अंकल की तरफ मुड़ी, ए जी, ये मशीन आपको क्या लटकाने के लिए दिए हैं? दिन भर कान में जनेऊ लपेट के घूम सकते हैं, सारी खुजली बस मशीन से है। पापा मम्मी तो लड़ते रहेंगे, आप बताइए, आप तीनों केटरिंग वाले की गाड़ी में निकले, फिर क्या हुआ? रुचि ने पहली बार हमारी कहानी में रुचि ली थी। हमको फेवर लौटाना पड़ा। स्मार्ट गर्ल यू आर मिस रुचि, हमने अपनी अंग्रेजी की तिजोरी लगभग खाली करते हुए कहा। बट अनफॉर्चुनेटली हम तीनों उस गाड़ी में नहीं आ पाए, क्योंकि कढ़ाई करछी के बगल में 2 ही लोगों के बैठने की जगह थी। सो हमको केटरर के असिस्टेंट की मोपेड के पीछे बैठ के आना पड़ा। पहाड़ी रास्तों से दाएं बाएं, ओ हो, वो हमारी जिंदगी के सबसे क्या कहे अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित 1.5 घंटे थे। हम किसी तरह आंख बंद करके असिस्टेंट की कमर को कस के जकड़ लिए। आधा रास्ता ऐसे पार भी हो गया था, लेकिन उसी वक्त हमको प्रकृति का बहुत तेज बुलावा आ गया। हम बोले असिस्टेंट जी तनिक मोपेड साइड में लगाइए, लघु शंका आई है। असिस्टेंट रसिक था, बोला आई है तो बिठाइए, जाने मत दीजिएगा, मोपेड देहरादून से पहले नहीं रुक पाएगी, इसकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। फिर क्या हुआ? ये साइड पर के कोट पैंट वाले सज्जन की आवाज थी। उधर देख के हम चौंक गए। कोट पैंट की जगह उनके बदन पे अब सिर्फ गेरुआ बनियान और धारीदार कच्छा बचा था। वो अभी पसीने से तर बैठे थे। हाँ, सोने की चेनें और अंगूठियां अखंड और शाश्वत थीं। अत्यंत गुणवती है अपनी देहरादून एक्सप्रेस, धीर, स्थिर, शांत, और सबसे बड़ा गुण इसकी एसी बैटरी से चलती है। मतलब जब ट्रेन रुकी रहेगी एसी ऑटोमेटिक बंद। और पिछले 1 घंटे से ट्रेन किन्हीं 2 स्टेशंस के बीच में रुकी हुई थी। अटेंडेंट का कहीं अता पता नहीं था। तो वो सज्जन कच्छा बनियान में आ गए थे। साइड लोअर वाली बूढ़ी अम्मा ताबड़तोड़ पंखा चल रही थी और पंत अंकल केला छोड़कर अब नाशपाती खा रहे थे। और बीच बीच में अटेंडेंट, इंजन ड्राइवर, अमेरिका, यूएन सेक्रेटरी जनरल इत्यादि के पूरे खानदानों का उचित शब्दों में बखान कर रहे थे। पूरे कोच में सिर्फ एक इंसान था जिस पर इस भयंकर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। हमने खड़े होकर ऊपर झांका। अनीता मैडम घोड़े, गधे, टट्टू, खच्चर सब कुछ बेच के खाली अस्तबल में खर्राटे मार के सो रही थीं। उस कंडीशन में भी बस अपनी ऑडियंस की खातिर हमने अपनी कहानी जारी रखी। हाँ तो सर, केटरर के असिस्टेंट के पीछे बैठ के जान खतरे में डाल के जैसे तैसे हम देहरादून स्टेशन पहुंच गए। पर मोपेड से उतरे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बदन का काफी हिस्सा सुन्न पड़ चुका था। अनीता और संजना पहले ही पहुंच चुके थे। हम तीनों ने जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 का रुख किया। देहरादून एक्सप्रेस वहीं खड़ी थी।
एसी 3 टियर के पास पहुंच के संजना ने कहा, जरा रिजर्वेशन चार्ट चेक करो ना शंभू। हाय, संजना के होठों पे हमारा नाम इको इफेक्ट से कम थोड़े था। कोई और टाइम होता ना रुचि जी तो हम पूरा चार्ट खड़े खड़े बाय हार्ट याद कर लिया होते, लेकिन उस समय सिचुएशन दूसरा था। सामान छोड़ के हम उसी डब्बे के अंदर लपके। वो बोर्ड दिख गया जिसको हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, शौचालय। हम निपट के आए तो संजना बोली, सिर्फ तुम्हारा ही टिकट कंफर्म हुआ है। ये सुनते ही अनीता मैडम सामने वाली बेंच पे लेट गई। बोली, हाय राम, मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसे ट्रैवल। मुझे हाई ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, डायबिटीज, दमा, एक्जिमा नहीं है तो क्या हुआ, हल्का बुखार तो है। अब बांस की साली को तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, है नहीं आंटी? हमारी मुख्य श्रोता सामने बैठी आंटी से हमने धीरे से पूछा। ऊपर से अनीता मैडम को तो आप देख ही रही हैं। वैसे किसी को वजनदार कहना आजकल वर्जित है। हमने सुना है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए हम अनीता मैडम को हेल्दी कहेंगे। पंत अंकल चुपचाप हमको सुन रहे थे, ये सोच के कि कहानी में ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट, श्रोताओं की भी भागीदारी हो तो और मजा आएगा। हमने अंकल से पूछा, क्यों अंकल, हेल्दी तो मानवाधिकार के विरुद्ध नहीं जाता है? बस अपने पैर पे कुल्हाड़ी, ओखले में बॉडी, आ बैल मुझे गिरा गिरा के मार इत्यादि जितनी कहावतें हैं उनको अंकल ने सच कर दिया। कुछ इस तरह अंकल शुरू हुए, बेटा हेल्थ से याद आया, एक दफा मेरी माँ बीमार पड़ी थी और अगले 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रहे, जिसका सार यह था कि दुनिया की कोई भी बीमारी सिवाय पागलपन के असली देसी घी से ठीक की जा सकती है। फिर खड़े होके व्यंजन में घी के प्रयोग पर और 10 मिनट बोले और उनके इस बखान का आखिरी वाक्य था, अरे गोबर में भी घी डाल दो ना तो वो भी स्वादिष्ट बन जाता है। घी अब घिनौना बन चुका था। अरे भला हो कोच के अटेंडेंट युधिष्ठिर का, जो ठीक समय प्रकट हुआ और बोला, सर आइए आपको आपकी जगह दिखा दूं। हम झट से युधिष्ठिर के पीछे हो लिए। देखे तो सही कहां और कैसे बर्थ का जुगाड़ किया इस लड़के ने। अभी सफर लंबा था ना। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। युधिष्ठिर के पीछे पीछे हम कोच के बाहर दरवाजे तक आ गए। उसने दरवाजे के पास पहुंच के बेसिन की उल्टी तरफ तकिया चादर रखने वाली कोठरी का पल्ला खिसकाया। हमने कहा, अभी मत निकालो, बाद में देना, ये सब तुरंत थोड़े सोना है। वो बोला, निकाल नहीं रहा हूं सर, किनारे कर रहा हूं, आपको यहीं सोना है। 4 फीट बाय 2 फीट में फिट आना हमारे लिए तो मुश्किल था। हम बोले, रहने दो, तुम दूसरा वाला बर्थ हमको दिखाओ। कौन सा दूसरा? अरे संजना जी कहां सोएंगी? आपके साथ। छी 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 युधिष्ठिर, अरे मेरा मतलब है आपके साथ वाले पंत साहब की बेटी के साथ एडजस्ट करा दीजिए, सुनता नहीं है। खैर, युधिष्ठिर की कृपा से 235 रुपए की वेजिटेरियन थाली खाकर फर्श पर चादर डालकर 2 लोअर बर्थ के बीच में हम सेट हो गए। संजना डाइटिंग पे थी, सो 2 बादाम, 3 किशमिश, 1 इलायची और 4 घूंट पानी पीकर मिडिल बर्थ में रुचि के बगल में एडजस्ट हो गई। अनीता मैडम से भी हमने खाने के लिए पूछ लिया। उन्होंने ऑर्डर दिया, 1 बनाना पैनकेक विद एक्स्ट्रा बटर, 1 वेज थुक्पा एंड 1 प्लेट चिकन मोमो, थैंक्स। हम भी ऑर्डर लेकर चुपचाप अपनी जगह पे आके लेट गए। एक्चुअली मैं मसूरी में 5 दिनों 3 टाइम, यहां तक कि शादी और रिसेप्शन वाले दिन भी मैडम ने खाने में यही ऑर्डर किया था, और अभी सपने में भी। भोर भोर करीब 3 साढ़े 3 बजे हमारी आंख खुली। सामने युधिष्ठिर खड़ा था। बोला, चलिए सर, खाली बर्थ मिल गया है, आराम से सोइएगा। पूछने पे युधिष्ठिर मुकर गया, पर हमको पूरा पूरा शक है कि उसने हमको लात मार के जगाया था। खैर, इस बार असली में एक अपर बर्थ मिल गया, वो भी अगले ही कूपे में। हम चादर तान के तुरंत फैल गए। सुबह करीब 9 बजे, ए मिस्टर, आपकी टिकट से मेरी नींद टूटी। ये कोई दूसरे टीटी थे। हमने पर्स से टिकट और वोटर आईडी कार्ड निकाल के दिखा दिया। वो आगे बढ़ गए। हम दोबारा लेटने ही वाले थे कि युधिष्ठिर भागता हुआ आया। बोला, सर जल्दी चलिए, गड़बड़ हो गई है, टीटी मैडम की क्लास लेने की तैयारी में है। हम अपर बर्थ से कूदे। मिडिल बर्थ पर
फिर धीरे धीरे लोअर बर्थ से होते हुए फर्श पर कदम रखते ही पूछा, बेटा फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? पैकेज डील का क्या हुआ? अरे आपकी किस्मत खराब है सर, आज स्पेशल चेकिंग है और मेरी औकात के बाहर की चीज है ये आदमी, युधिष्ठिर बोला। जब हम वहां पहुंचे, टीटी अनीता मैडम से पूछ रहे थे, कहाँ है आपके साथ वाले जिनके पास टिकट है? हमने मामले का जायजा लिया। संजना सामने मिडिल बर्थ में रुचि के साथ सोई हुई थी और युधिष्ठिर सीन से गायब था। इधर अनीता मैडम की हालत देखने लायक थी। उनके मुंह से छींक, खांसी, जम्हाई, डकार सब निकले, बस कोई शब्द नहीं निकल पाया। अंत में हमें देख के उन्होंने हमारी तरफ उंगली दिखा दी। टीटी हमारी तरफ मुड़े। करीब 45 साल के झींगे जैसे मूंछों वाले चश्माधारी टीटी साहब की चौड़ी छाती हमारी आंखों के ठीक सामने थी। काले कोट पे तमगा लगा था, देवधर सिंह। हम टिकट निकाल के फुल कॉन्फिडेंस में बोले, हाँ सर ये हमारे साथ हैं, देखिए चंचल नेगी। टीटी ने पहले टिकट पे नजर डाली, फिर अनीता जी को सर से पांव तक देख के बोला, माफ कीजिएगा आपकी उम्र 26 तो नहीं लगती? अनीता मैडम ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर कच्चा बनियान वाले सज्जन की तरफ, फिर बेहोश होकर पंत अंकल की गोद में गिर पड़ी। यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कुछ देर तक तो अनीता मैडम वैसे ही लेटी रही। देवधर टीटी बोले, लगता है मैडम की तबीयत ज्यादा खराब है, शाम घर आने वाला है, स्टेशन के बाहर रेलवे हॉस्पिटल है, वहीं एडमिट करा देते हैं। मैडम झट से उठ के बैठ गई, आंखें मलते हुए बोली, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, वो मुझको हाई डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है ना, इसलिए एजिंग फास्ट हो गई है। आई एम 26 रियली। पंत अंकल ने टीटी से कहा, जाने तो बेटा, अच्छे लोग हैं। हम सांस रोक के बगल में खड़े थे। टीटी साहब मुस्कुरा के जाने लगे। हमारे जान में जान आते आते रह गई। देवधर टीटी ने पलट के पूछ लिया, और तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है? हमने इधर उधर देखने का बहाना करते हुए कहा, यही था, गया होगा बाथरूम। किस्मत की मार देखिए, पूरे सफर में जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला था, उनके अंदर उसी वक्त परोपकार का कीड़ा कुलबुलाना था। साइड लोअर वाली बूढ़ी अम्मा बाकायदा उठ के मिडिल बर्थ तक आई और संजना को कंधे से हिलाते हुए हमसे बोली, ये तो रही तुम्हारी फ्रेंड। संजना उठ के बैठ गई और इधर उधर ताकने लगी। इतना प्यार आ रहा था अम्मा पे, क्या बताऊं। एक बार फिर अनीता मैडम देवधर टीटी से रूबरू थी। तो ये है रुद्र प्रताप नेगी, मेल, 37 साल। टीटी ने संजना की ओर इशारा करते हुए अनीता मैडम से पूछा, चलिए ये लड़की तो फर्जी निकली, और आप? हमारे सामने उसने संजना मैडम की बेइज्जती कर दी, पर अनीता मैडम डटी रही, मैं चंचल नेगी हूं। अच्छा, कोई आईडी प्रूफ दिखाई। हमने झट से अपना वोटर आईडी कार्ड फिर आगे कर दिया। तुम भी चंचल नेगी हो? अरे इनसे ना मांगे, बेहुदा कहीं के। अब संजना जी के सामने उसने हमारी बेइज्जती कर दी थी। तभी अनीता मैडम ने तैश में आके कह दिया, तो क्या हुआ, रूल तो यही कि किसी एक के पास होना काफी है। बस सांप के फन पे पैर पड़ गया हो जैसे। देवधर फुफकारे, रूल। चलिए तो हम आपको रूल बताते हैं। पहला रूल, डाउट होने पर टिकट चेकर आईडी प्रूफ मांग सकता है और आप देने को बाध्य हैं। हाँ, हम शादी में गए थे, वहां आईडी कार्ड का क्या काम, शादी का कार्ड है, दिखाऊं? अनीता मैडम बोली। बेचारी संजना की ओर मुड़ के देवधर टीटी बोले, तुम तो सामान बांधना शुरू ही कर दो, और तुम बेटा अपना फोन देना जरा। कहते कहते देवधर ने लगभग हमारा मोबाइल छीन लिया। फिर पूछा, चंचल जी का नंबर तो सेव होगा ना तुम्हारे फोन पे? हमने जवाब में गर्दन कुछ ऐसे हिलाई जिसका मतलब यस, नो, मे बी में से कुछ भी हो सकता था। टीटी साहब मैडम की ओर मुड़े, हाँ तो चंचल जी, आप जरा इनके नंबर पे अपने फोन से कॉल करिए। मैडम आखिर तक लड़ती रही, बोली, मेरे फोन में बैलेंस, बैटरी कुछ भी नहीं है। दिखाइए तो सही, टीटी ने कहा। झल्लाते हुए मैडम ने अपना मोबाइल आगे किया। बटन दबाते ही फोन गाना गा के चालू हो गया। देवधर भी आखिर पुराना चावल था, बोला, चलिए मिलाइए नंबर। कॉल किया गया। हमारे फोन पे आया, अनीता मैडम कॉलिंग। ये अनीता मैडम कौन है चंचल जी?
देवधर टीटी अपने गुस्से को चबाते हुए बोला। मैडम बोली, मेरे घर का नाम है अनीता मैडम। देवधर के सब्र का बांध टूट गया। बोला, 20 साल से घास काट रहा हूं यहाँ पे। 50 से ज्यादा घूसखोर और निकम्मे टीटियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर चुका हूं मैं। और तुम जैसे बेटिकट पैसेंजरों को तो मैं अपनी नींद में पकड़ सकता हूं। तब से मौका दिए जा रहा हूं, गलती मान लो। नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं गधा हूं, बेवकूफ हूं। निकालो 5000 रुपए, वरना उतार दूंगा अगले स्टेशन पे। बस फिर क्या था, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, परसों हम देहरादून से मुंबई लौट रहे थे और आज तक लौट ही रहे हैं। फर्क इतना है कि देहरादून एक्सप्रेस के एसी कंपार्टमेंट की जगह हम तीनों इस वक्त रतलाम मुंबई सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन के जनरल डब्बे में सवार हैं। इधर हम दरवाजे पे खड़े होके संजू जी से रस्तोगी की चुगली कर रहे हैं और उधर अनीता मैडम सामान रखने वाली बंक पे खर्राटे ले रही हैं। बस इतनी सी थी कहानी।